ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज इस भारतीय शिक्षा बोर्ड की बैठक में आप सब अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य में मंचस्थ अपने समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड, अभी आप वीडियो में देख रहे थे कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा संचालित भारत सरकार का ये सेंट्रल बोर्ड, नेशनल बोर्ड है, जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया गया है। एक नई शिक्षा व्यवस्था जो एनईपी और एनसीएफ को पूर्ण रूप से फॉलो करती है और साथ में उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का भी समावेश किया गया है। इस पूरे विषयों पर हम सबके मध्य में मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मां सरस्वती के मानस पुत्र के रूप में, और जिनको मैंने जितनी बार सुना है, बार बार मन में अंदर से ये भावना जागृत होती रहती है कि उनको सुनते जाएं, क्योंकि उनके मुखार बिंदु से, उनके द्वारा जो जो एक एक विषय हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से विषयों को बहुत ही गहराई तक अनुभव कर पाते हैं। तो उसके बारे में हम आज जान पाएंगे। तो हमारे मध्य में आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह जी का, जो कि सेवानिवृत्त आईएएस है, उनका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप सबके मन में बहुत से प्रश्न आएंगे इस बीच में, तो आप सभी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको लिख के अपने पास मोबाइल में या कहीं भी नोट डाउन करके रखिएगा, कि जिससे कि आप उसको ठीक से आगे चल के पूछ सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके मन में इसकी मान्यता से लेकर या अलग अलग विषयों को लेकर एक आपके मन में प्रश्न आएंगे, तो उसको लेकर हम आपको एक नंबर अंत में प्रोवाइड कर देंगे। तो उस नंबर पे संपर्क करके जो भी उसके की मान्यता कैसे मिलेगी, उसके लिए कितनी जमीन चाहिए आदि जितने भी विवरण होंगे उसके बारे में आपको अलग से हम नंबर प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल अब आपका समय थोड़ा सा भी व्यर्थ नहीं करना चाहता और बड़े ही आदर के साथ आप सबके तालियों के मध्य में आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर एनपी सिंह जी को। थोड़ा सर्वप्रथम मैं भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा को हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में सेक्रेटरी भारतीय शिक्षा बोर्ड आदरणीय राजेश प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं और स्पेशल डीजी सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हुए थे। और हो सकता है आप में से बहुत पुराने लोग इनको जानते भी हों। ये 2004 में डीआईजी भी रहे हैं आपके क्षेत्र के, पोस्टेड यहाँ पर, जब शिला पूजन का चल रहा था दौर। तो वर्तमान में मैंने इनसे आग्रह किया कि आप बोर्ड में हमारे सेक्रेटरी के रूप में सेवाएं दीजिए, क्योंकि ये मूलतः दर्शन के विद्यार्थी रहे हैं। तो इनसे आग्रह किया मैंने, उन्होंने कृपापूर्वक स्वीकार किया हमारे साथ सहयोग करने का। तिवारी जी को आप सभी लोग जानते हैं, आपके सौजन्य से ही आप यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी लोग। तिवारी जी की भी विनम्रता और उनकी बोर्ड के उद्देश्य के प्रति जो सकारात्मक भाव था, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने इस गोष्ठी का आयोजन किया। मूलतः भारतीय शिक्षा बोर्ड, जैसा भी ब्रजमोहन बता रहे थे, कि एक नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, उसी तरह से भारतीय शिक्षा बोर्ड भी एक नया बोर्ड भारत सरकार ने गठित किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद, जिसकी एक दृष्टि थी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को भारत की जड़ों से भी जोड़ा जाए, उस उद्देश्य की दृष्टि से भारत सरकार ने अनुभव किया कि जो पूर्ववर्ती बोर्ड हैं उनमें भी ये प्रयास किया जाए कि भारतीय ज्ञान परंपरा का की ब्लेंडिंग हो, समावेशन हो,
लेकिन क्यों ना एक प्रयोग के तौर पर एक नया बोर्ड खड़ा करें जिसका जन्म ही इस उद्देश्य से किया जाए कि ये आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय कैसे किया जाए, उसका एक स्वरूप खड़ा किया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने ये सोचा कि इसको वित्त पोषण प्रारंभ में क्या कोई भारत की ऐसी कोई संस्था है जो बिना स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के धनराशि व्यय कर सकती है क्या, और उसकी दृष्टि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में व्यावहारिक रूप से कुछ उसका अनुभव है क्या। तो एक मॉडल बायलॉज बना भारत सरकार का, जिसका उद्देश्य रखा गया कि एक बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया जाए जिसका उद्देश्य होगा शिक्षा में भारतीयकरण का प्रवेश। और उस मॉडल बायलॉज के आधार पर एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया, ईओआई। ईओआई जारी करके उसमें आवेदन प्रस्ताव मांगे गए कि कोई संस्था अगर रुचि रखती हो इस बोर्ड को वित्त पोषण के लिए या संचालन के लिए तो सामने आ सकती है। तो इस देश के करीब 7 संस्थाओं ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन चूंकि पूज्य स्वामी रामदेव जी ने भी प्रस्ताव दिया था, पतंजलि योग पीठ ने, तो जो भारत सरकार की तकनीकी समिति थी, आप जानते होंगे ईओआई में 2 अंग होते हैं, एक होता है तकनीकी अर्हता, फिर होती है वित्तीय, फाइनेंशियल। तो तकनीकी अर्हता में भी पतंजलि योग पीठ को उन्होंने श्रेष्ठ पाया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी ने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की अवधारणा को, बल्कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ना मालूम हो कि एक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन भी है उनका, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही 2015 में उद्घाटन किया था। उसमें लगभग 400 वैज्ञानिक भारत की चिकित्सा पद्धति के विषय में, वैज्ञानिक है सब, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और मॉडर्न मेडिकल साइंस के, वो शोध कर रहे हैं कि जो आज का जो वैज्ञानिक मानक है उस पर क्या चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और जो औषधियां हैं वो प्रामाणीकरण के पास आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। आपको प्रसन्नता होगी कि लगभग 1000 इंटरनेशनल जर्नल्स में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के पेपर्स पब्लिश हुए हैं, इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स में, और जिसमें उन्होंने प्रामाणिक रूप से सिद्ध किया है कि जो हमारी प्राचीन उपचार पद्धति है वो वर्तमान वैज्ञानिक मानकों पर भी पूर्णतः प्रामाणिक खरी उतरती है। इन सारी जो तकनीकी पहलू थे उसको देखते हुए भारत सरकार ने पतंजलि योग पीठ को चुना कि ये संस्था इस मिशन को आगे बढ़ा सकती है जो उद्देश्य भारत सरकार ने रखा है। और वित्त पोषण में भी सबसे अधिक प्रस्ताव पतंजलि योग पीठ का ही था, इसलिए शासन ने पतंजलि योग पीठ को इन 2 कारणों से स्पॉन्सरिंग बॉडी बनाया। लेकिन स्पॉन्सरिंग बॉडी बनाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा बोर्ड कोई प्राइवेट बोर्ड है। इसमें लगभग 50% सदस्य भारत सरकार के, इसमें डायरेक्टर एनसीईआरटी भी सदस्य हैं, चेयरमैन सीबीएसई भी सदस्य हैं, इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 7 कुलपति सदस्य हैं, और स्पॉन्सरिंग बॉडी को भी लगभग 50% सदस्य बनाने की अनुमति दी गई। लेकिन उसमें भी जो अर्हताएं क्या होंगी वो निर्धारित किया गया। उसमें अर्हताएं यही थी कि वो या तो विश्वविद्यालय का या स्कूल एजुकेशन का कोई विशेषज्ञ हो, या कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति हो जिसको आधुनिक शिक्षा के विषय में वह पढ़ा हो और उसको भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन हो, मतलब वेदों, उपनिषदों, षड्दर्शन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो भी सिखिज्म, लिंगायत दर्शन, अलवार, नैनार, वेदांत दर्शन, संगम लिटरेचर, जिसको इस विषय में भी
निष्णातता हो एक स्तर की, कि जिससे कि वो जब भी कोई टेक्स्ट बुक डेवलप हो या कोई पेडागोजिकल अप्रोच तय हो या कोई असेसमेंट पद्धति हो, तो वो आधुनिक और भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मिश्रण करने या संयोजित करने का सामर्थ्य उसके अंदर एक दिशा देने का हो। इन सारे आधारों पर बोर्ड तैयार हुआ और आपको प्रसन्नता होगी कि इस बोर्ड में जहां एक और आईआईटी के लोग पद्मश्री, कंप्यूटर में पद्मश्री हैं, फिजिक्स में पद्मश्री हैं, मैथमेटिक्स में पद्मश्री हैं, ऐसे अनेक लोग, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति रामसुब्रमण्यम आईटी मुंबई के, एस सी वर्मा साहब कानपुर आईटी के जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के लेखक हैं, मनिंदर अग्रवाल जो पद्मश्री हैं कानपुर आईटी के कंप्यूटर के, वो भारत भूषण त्यागी, एग्रीकल्चर के डॉक्टर वीएम सिंह जिनको हम बीपी सिंह जिनको कहते हैं राइस मैन ऑफ इंडिया, पद्मश्री मिला हुआ है। तो वोकेशनल में भी और साइंटिफिक डोमेन्स में भी जितने भी हमारे पद्म अवार्डेड लोग, अच्छे लोग हैं जो स्कूल एजुकेशन पर काम करते रहे, वो भी सदस्य हैं। और दूसरी ओर जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की, भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखाओं में जो विद्वान हैं, वो भी उसमें सदस्य हैं। जैसे वेद और उपनिषद में आपने नाम सुना ही होगा, क्योंकि आप अयोध्या के रहने वाले हैं, जो गोविंद देवगिरी महाराज जी, वो भी सदस्य हैं। जैन मुनि एक है आईआईटीएन वीर सागर महाराज, वो भी सदस्य हैं। बुद्धिस्ट मांग है लद्दाख के, वो कई विद्यालय चलाते हैं, प्रबंधक हैं, और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के निष्णात विद्वान हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। चिन्नजीयर स्वामी जो रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के सबसे बड़े दार्शनिक माने जाते हैं आज के 21वीं सदी में, जिनको पद्म भूषण मिला हुआ है, वो भी सदस्य हैं। और नाथ संप्रदाय के चुनचुनगिरी आश्रम के कर्नाटका के आईआईटीएन टर्न्ड सेंट, वो भी आईआईटी पढ़ने के बाद संत हुए थे, निर्मलानंद नाथ महाराज, और उनके भी विद्यालय चलते हैं जिसमें लगभग 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग शाखाओं में। लिंगायत संप्रदाय जो कर्नाटक में सुना होगा आप लोगों ने, उसके जो प्रमुख हैं श्री श्री सिद्धागिरी लिंगा स्वामी, वो भी सदस्य हैं। ऐसे सारे एक पुष्प गुच्छ है कि भारत की समस्त दार्शनिक परंपराओं के प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान और साथ ही आधुनिक शिक्षा के विषयों में भी पारंगत विद्वान, ताकि आपस में विमर्श से उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अभी बोर्ड के लिए भारत सरकार ने चूंकि बनाया, लेकिन इसके संचालन के लिए 2-3 और आवश्यक बातें होती है। इक्विवेलेंस के बिना कोई बोर्ड में संचालन नहीं हो सकता, क्योंकि इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन, अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड में कोई पढ़ा हुआ बच्चा है, उसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रवेश लेना है, सीबीएसई के स्कूल में प्रवेश लेना है, या तमिलनाडु बोर्ड में प्रवेश लेना है, या सिक्किम बोर्ड में लेना है, पूरा देश में बच्चे एक दूसरे जगह उनका ट्रांसपोर्ट आना जाना होता रहता है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसका बोर्ड के मध्य में इक्विवेलेंस ड्रॉ हो। आपके संज्ञान में बता दूं कि बाकी सारे बोर्ड जो इक्विवेलेंस प्राप्त किए हैं, वो किए हैं कोप्से से। तो कोप्से से तो हमारा बोर्ड है ही इक्विवेलेंस प्राप्त किया हुआ, लेकिन हमने आग्रह किया था, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में मैं भी रहा हूं, तो मुझे नियम कानूनों के विषय में तकनीकी पहलुओं की जानकारी थी। तो मैंने आग्रह किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कि आप जो इक्विवेलेंस है वो किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी कोप्से से न दिला के, वो तो हम ले लेंगे, लेकिन आप हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफाइड किसी एजेंसी को अधिकृत करके उनके माध्यम से इक्विवेलेंस दीजिए। तो पहली बार 15 नवंबर 2021 को तिवारी जी, भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि भविष्य में कोई भी बोर्ड इक्विवेलेंस ड्रॉ तभी किया जाएगा जब ये पैरामीटर फॉलो करेगा। पैरामीटर में एसओपी उन्होंने दिया। पहला दिया उन्होंने कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पालन करेगा, दूसरा दिया एनसीटी पालन करेगा, तीसरा दिया आरटीई का पालन करेगा, और चौथा दिया
कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं होती हैं रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, हाइजीन और एक्सेस, सिक्योरिटी एंगल, उसका भी ध्यान रखेगा। ये चारों पैरामीटर पूरा करने के बाद भी किसी बोर्ड को हम देंगे इक्विवेलेंस। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड पहला बोर्ड है जिसको भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संस्था द्वारा भारत के सभी नेशनल और स्टेट बोर्ड के समकक्ष घोषित किया गया 3 अगस्त 2022 को। 3 फरवरी 2023 को भारत सरकार के सेक्रेटरी ने सारे प्रदेशों को पत्र लिख करके भेज दिया कि ये बोर्ड हमारा बनाया हुआ है। और अगर आप देखेंगे एक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी भारत सरकार का, तो उसकी वेबसाइट देखेंगे तो उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोर्ड की लिस्ट देखेंगे, तो उस लिस्ट में आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम सीबीएसई के साथ मिलेगा। ये बातें मैंने इसलिए बताई कि प्रश्न हो सकता है कि नया बोर्ड है, इसके बच्चों का इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन में क्या स्थिति होगी, या इनके बच्चों पढ़े हुए बोर्ड के बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सर्टिफिकेट मान्य होगा कि नहीं होगा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए मान्य होगा कि नहीं होगा, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए मान्य होगा कि नहीं होगा, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा। तो आपके इस परीक्षा के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि भारत सरकार ने, यूजीसी ने, एआईसीटीयू ने, सबने पत्र जारी किया हुआ है कि यह बोर्ड उतना ही वैधानिक है जितना कानूनी रूप से सीबीएसई। तो ये पूरे इसके जन्म और इसके प्रक्रिया और इसकी वैधानिकता। अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय। ये बड़ा ही एक व्यापक विषय है और जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनके लिए बड़ा विचारणीय विषय है कि जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहे हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा का आशय क्या है। आपके मन में प्रश्न होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आशय क्या है। मैं चूंकि इस देश में चेन्नई से लेकर के श्रीनगर, असम, गुवाहाटी, गुजरात से लेकर के लगभग 110 गोष्ठियां किया हूं, और इत्तेफाक से जब दूसरे स्थानों पर जहां गोष्ठी किया, दूसरे प्रांतों में जहां पर कि न्यूनतम 400-500 प्रबंधक रहते थे, उनको रुचि थी कि आखिर, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक संकट है भारत के समक्ष कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका 21वीं सदी में चुनौतियों को सामना करने के लिए कितना सामर्थ्य है उसमें। क्योंकि शिक्षा हम क्यों देते हैं, आप सभी शिक्षाविद हैं, प्रत्येक जो शिशु है उसका मानस इस तरह से गढ़ना है कि जब वो एक समर्थ युवा के रूप में राष्ट्र की और विश्व की इकाई बने, तो वो समसामयिक जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने का और उसको सामना करने के लिए नए आवश्यक ज्ञान के सृजन करने का सामर्थ्य विकसित हो। जैसे अगर हम भारत की संस्कृति को देखें तो ज्ञात इतिहास में भी 5000 वर्षों में समय समय पर हमारे पूर्वजों के समक्ष अनेक तरह की चुनौतियां आती रही, और चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए, अनेक पुरुषार्थ किए, अनेक नए नए विधा ज्ञान की सृजित किए, और उसके आधार पर हमारी संस्कृति में एक निरंतर परिवर्धन, परिमार्जन होता गया और एक संस्कृति एक विशाल स्वरूप ग्रहण की, और आज दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, सनातन रूप से संचरित संस्कृति है, प्राचीनतम और आज भी प्रवहमान। ऐसी कोई संस्कृति दुनिया में नहीं है कि जो प्राचीन भी हो और वर्तमान में भी हो, प्रवहमान हो, स्टिल इन कंटिन्यूटी।
आप देखिए बेबीलोन की संस्कृति, ध्वंसावशेष रह गए हैं पुरातात्विक। मिस्र की संस्कृति, प्राचीन संस्कृति आप तलाशिएगा तो नहीं मिलेगी पिरामिड के अलावा। बाकी वहां कोई प्रैक्टिसेस नहीं मिलेंगे, सारे व्यवहार, आचरण, पद्धति सब बदल चुकी है। अगर आप अवेस्ता की संस्कृति की बात करेंगे, जो भारत की वैदिक संस्कृति के आसपास थी, ज़रथुस्त्र जिसको बाद में प्रतिनिधित्व करते हैं ईसा के 500 साल पहले, आप ईरान को देखिए तो पूरा का पूरा अवेस्ता ढूंढते नहीं मिलेगा। उनकी जोरेस्ट्रियंस के भी अगर किसी भी प्रतीक को सुरक्षित रखा तो भारत नहीं रखा। जो उनकी अग्निशिखा है उसको भारत ने ही 9वीं शताब्दी में सुरक्षित किया, मुंबई में आज भी जल रही हो। तो उनकी संस्कृति भी नहीं रही। ग्रीक और यूनान की संस्कृति पुरानी मानी जाती है, लेकिन उसका भी जो कालखंड है भारतीय संस्कृति के बाद का है, बुद्ध के काल के बाद से शुरू होता है, सुकरात और प्लेटो अरिस्टो की बात। लेकिन उस संस्कृति को भी देखिए तो आज के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ग्रीक और यूनान, उसकी संस्कृति के भी पुराने वो अवशेष नहीं है। अब पूरा का पूरा यूरोप का जो हिस्सा दिखता है, वो पूरा का पूरा जो समृद्ध हिस्सा है वो ग्रीक यूनान का हिस्सा नहीं है। और ग्रीक यूनान की जो भाषाएं थी, ग्रीक लैटिन, वो भी आज क्लासिकल लैंग्वेज हो गई है, व्यवहार में नहीं है। अब वहां पर इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन हावी हो गई, मूल उसकी भाषा समाप्त है। एकमात्र अगर संस्कृति पूरे विश्व में भारत की है जो अनेक झंझावातों के बावजूद अपने स्वरूप में खड़ी है। इसमें भी विकृतियां आई हैं, इसमें भी तमाम विपथन हुए हैं। हम जो अपनी मूल दृष्टि से हटे हैं, हम मूल दृष्टि के अनुसार पूरी तरह से अब जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है हमारी संस्कृति, लेकिन फिर भी बहुत सारे उसके तत्व अभी भी प्रवहमान है। और अकेली संस्कृति ऐसी है। तो जब हम ज्ञान परंपरा की बात करते हैं भारत की, तो हमें पूरे के पूरे इस यात्रा में ऐतिहासिक जितने भी नॉलेज सिस्टम क्रिएटेड हैं, जितने भी ज्ञान परंपरा सृजित है, उसको समग्र रूप से हमें अपने पाठ्य पुस्तकों में उम्रानुकूल, एज अप्रोप्रिएट जिसको आप लोग कहते हैं, उम्र के अनुकूल, कक्षा के अनुकूल, उस कक्षा में, उस विषय में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कॉम्पिटेंसी उम्मीद करता है उसके अनुरूप रखते हुए कैसे हम खूबसूरती से बच्चों को बिना बोझिल किए हुए आज के विषय को पढ़ाते हुए साथ साथ उस डोमेन में अगर कोई ज्ञान परंपरा पूर्व में सृजित हुई है तो उसको भी हम उसमें समावेशित कर दें। ये एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय शिक्षा बोर्ड के समक्ष है। अब उदाहरण के लिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सारे जगह पूछते हैं लोग कि जब आधुनिक से काम चल सकता है तो हम प्राचीन ज्ञान परंपरा को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। एक सवाल बहुत सारे बुद्धिजीवी उठाते हैं। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, आप पूरे दुनिया का इतिहास देख लीजिए। कोई भी राष्ट्र अपनी पूरी ऐतिहासिक ज्ञान सृजन की परंपरा के बिना सशक्त नहीं हो पाया है। आप जिस यूरोप को आज देख रहे हैं विगत 400 वर्षों में कि दुनिया का मार्गदर्शन किया है, आज कर रहा है, या आप चाइना कर रहा है। शोध के क्षेत्र में तेजी के साथ अगर कोई प्रतियोगी हुआ है तो चाइना हुआ है, इजराइल हुआ है, जापान है और जर्मनी है। अगर उदाहरण देखेंगे तो नॉलेज क्रिएशन में यही देश हैं जो यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, एशिया में जापान और उधर अमेरिका। लेकिन अमेरिका मूलतः वहां की अपनी कोई संस्कृति ही नहीं थी नॉर्थ अमेरिका की। वो तो सारी संस्कृति यहां से यूरोप से लेके गए 18वीं शताब्दी के अंत में।
लेकिन जो ज्ञान सृजन यूरोपियन फिलॉसफी के तहत हुआ है, अमेरिका का भी जो विस्तार है वो यूरोप के रेनेसा, पुनर्जागरण काल और यहाँ की जो रैशनल फिलॉसफीज रही हैं, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, आइडियलिज्म, हिस्टोरिसिज्म, उसके आधार पर हुई। देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, लाक, बर्कले, ह्यूम, कांट, किरकेगार्ड, हीगल, मार्क्स, फ्रायड, डार्विन, सार्त्र, नीत्शे, सिमांत बरुआ, ये जितने फिलोसोफर्स हैं 400 सालों में, ये फिलोसोफर सारे के सारे प्रभावित किससे होते हैं? उनके अरस्तु से। अरस्तु के दर्शन से वो अपना ढूंढते हैं। यहां तक कि क्रिश्चियनिटी ईसा के 300 साल बाद 300 सी में अपना वैलिडेशन करने की कोशिश करती है प्लेटो की फिलॉसफी पर, अगस्टीन के माध्यम से। संत अगस्टाइन का नाम सुना हो। और आगे चल करके 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में एक्विनाक्स एक संत हैं, वो अरस्तु की फिलॉसफी के आधार पर ईसा की जो प्रीचिंग्स हैं न्यू टेस्टमेंट में, उसको अरस्तु के दर्शन के आधार पर वैलिडेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी जब देखा कि जब जब कोई चुनौती आती है सामने, यूरोप के सामने बड़ी चुनौती थी। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे यूरोप का, कैसे उत्थान हो गया यूरोप का, जानना चाहिए कि जब 11वीं शताब्दी में बर्फ पिघल गई यूरोप की ज्यादा क्षेत्रों की, तो बहुत बड़ा हिस्सा खेती योग्य हो गया। जब खेती योग्य हो गया तो वहां एक नया सोशियो इकोनॉमिक इवोल्यूशन हुआ। खेती ज्यादा होने लगी, फ्यूडल्स हुए, कुलक्स हुए, चीफेंस हुए, फिर उनसे टैक्स मिलना शुरू हुआ, फिर राज्य की व्यवस्था शुरू हुई। और उसी दौरान में एक्विनाक्स जो है अरस्तु की फिलॉसफी के आधार पर क्रिश्चियनिटी की टीचिंग को रैशनलाइज करने लगा।